वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई ज्योग्राफी अध्याय 7 परिवहन एवं संचार के भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आप पूरे ध्यान और पूरे मनोयोग से इस पाठ को सुनेंगे और समझेंगे। ये पाठ प्रत्यय है जो अभी इस भाग में हमें आपके साथ डिस्कस करना है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कनाडियन रेल मार्ग, संघ और प्रशांत रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और ओरिएंट एक्सप्रेस। पार का मतलब होता है कि पूरे महाद्वीप को पार करते हुए। जल परिवहन, इसमें समुद्री मार्ग देखेंगे। समुद्री मार्ग में महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जैसे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, उत्तर महासागरीय समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग और फिर तटीय नौ परिवहन देखेंगे। और उसके बाद नौ परिवहन की जो नहरें हैं जैसे स्वेज नहर और पनामा नहर, इनके बारे में जानेंगे। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पास पंपास तथा ब्राजील के काफी उत्पादक प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका का 40% तक रेल मार्ग मिलता है। इसके अलावा चिली में समुद्र तट से खनन केंद्रों तक रेलवे लाइन बिछी है। तो इसमें आप ये देखिए कि ब्राजील है, अर्जेंटीना का पंपास, ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली। तो अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राजील के काफी उत्पादक प्रदेश, यहाँ काफी बड़ी मात्रा में पैदा की जाती है इन क्षेत्रों में। तो इन प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका का 40% तक रेल मार्ग मिलता है। दक्षिण अमेरिका का 40% रेल मार्ग तो केवल इन्हीं 2 जगहों पर मिलता है, बाकी में 60% मिलता है। चिली में समुद्र तट से खनन केंद्रों तक रेलवे लाइन बिछी है। चिली में जो रेलवे लाइन है वो समुद्र तट से लेकर के खनन केंद्रों तक, यानी खनन से जो अयस्क वगैरह निकलते हैं वो समुद्र तट पर पहुंचाने के लिए रेल लाइन बनी है। पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेलवे लाइन पाई जाती है। छोटे एकल मार्ग हैं यहाँ पर, पेरू में, बोलीविया में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, ठीक है। इनमें एक मार्ग वाली छोटी जो है रेलवे लाइन पाई जाती है। यहाँ केवल एक महाद्वीप पारीय रेल मार्ग एंडीज पर्वत के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स की वालपराइजो से मिलाता है। ठीक है, ये एंडीज पर्वत के पार है जो 3900 मीटर की ऊंचाई पर उस प्लाटा दर्रा है, उस प्लाटा दर्रा। तो उस प्लाटा दर्रे से निकलता है ये और ब्यूनस आयर्स को वालपराइजो से मिलाता है। एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। एशिया में तो काफी सघन रेल मार्ग है, जापान, चीन और भारत इनमें। दूसरा विशाल महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40 किलोमीटर लंबा 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। अफ्रीका टोटल में 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जिनमें से सोने व हीरे के सांद्रण और तावा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आपको बताया जोहान्सबर्ग में सोना भी निकलता है और हीरा भी निकलता है, और एक तरह से इनको ये गोल्डन सिटी और डायमंड सिटी कहा जाता है जोहान्सबर्ग को। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका अकेले में 18,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जबकि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। तो आप देखिए कि ज्यादातर जो सांद्रण है, जो कंसंट्रेशन है रेल मार्ग का, वो दक्षिण अफ्रीका में ही है। ठीक है, क्योंकि बाकी अफ्रीका, टोटल अफ्रीका में 40,000 है, जिसमें से 18,000 केवल दक्षिण अफ्रीका में है और बाकी जो बचा 22,000 वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों में है। तो इसलिए अफ्रीका महाद्वीप में रेल लाइन की संख्या बहुत कम है, रेल लाइन बहुत कम बिछी हुई है वहां पर। अफ्रीका के 4 प्रमुख रेल मार्ग निम्न है: बेंगुएला रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग, बोत्सवाना जिम्बाब्वे रेल मार्ग और दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन से प्रीटोरिया तक ये रेल मार्ग ज्यादातर पत्तन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं। पत्तन नगरों को, जो पोर्ट होते हैं समुद्र के किनारे, उन पोर्ट से ये रेल मार्ग जो है ज्यादातर जो अंदरूनी शहर होते हैं उनको जोड़ते हैं, क्योंकि अंदरूनी शहरों से जो चीज एक्सपोर्ट की जाती है वो पत्तन तक यानी पोर्ट तक, बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए इन रेल मार्गों का प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीप का मतलब जो महाद्वीप को पार कर दे, एक सिरे से एक छोर से चले और दूसरे छोर तक चले, ऐसा रेल मार्ग पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। ये रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं, चाहे वो छोर उत्तर दक्षिण का है, चाहे वो छोर पूर्व पश्चिम का है, ये पूरे उनके छोरों को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करना है, आर्थिक कारण से भी और राजनीतिक कारण से भी। अब देखिए ये पार साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसे कहते हैं। ये रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ वाला और विद्युतीकृत रेल मार्ग है। देखिए इसमें दोनों सुविधाएं हैं, एक तो ये दोहरे पथ वाला भी है, यानी डबल पटरी है इसकी, आने की अलग जाने की अलग। दूसरा ये इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा है, ठीक है, तो ये है। दूसरा ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9,322 किलोमीटर तक का। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिर मास्को, मास्को से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। और इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को, इसकी लंबाई का इससे पता चलता है कि इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपनी घड़ी 11 बार मिलानी पड़ती है, अर्थात 11 टाइम जोन इस यात्रा सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जो आदमी यात्रा करेगा उसको 11 बार अपनी घड़ी मिलानी पड़ेगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है कितना लंबा है। ये रूस में है। यह रेल मार्ग पश्चिमी यूरोपीय बाजारों को भी जोड़ता हुआ यूराल पर्वत, ओब नदी है, यूराल पर्वत है, ओब और यनीसी नदियों से गुजरता है। इसे दक्षिण से जोड़ने वाले रेल मार्ग जैसे उड़ीसा यूक्रेन में है, उलन बटोर मंगोलिया में है और रोनयांग चीन में है। ये इन रेल मार्गों से भी जुड़ती है, यूक्रेन के उड़ीसा से आए हुए रेल मार्ग से, मंगोलिया के उलन बटोर से आए हुए रेल मार्ग से और चीन के रोनयांग से आए हुए रेल मार्ग से ये रेल मार्ग जो है जुड़ता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कितना लंबा है और कितनी दूरी तक जाता है, 9,322 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए आप, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ये रूस का मानचित्र है, ठीक है। ये सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को, फिर कटान, बर्शिया, फिर ट्यूलिप, फिर ओमान, और इस तरह से ये होते हुए और ये यहाँ व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अब ये देखिए आप कि ये यहाँ से चलता है और यहाँ तक जाता है। इसी बीच में यहाँ 11 टाइम जोन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 9,322 किलोमीटर का रेल मार्ग है ये, पूरे रूस को पार करता है ये, इसलिए इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है साइबेरिया प्रदेश कहलाता है, रूस का ये वाला क्षेत्र साइबेरिया प्रदेश कहलाता है, ठीक है। देखिए ये रेल मार्ग है, ये ट्रेन जा रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन इसका हो रखा है, खंभे लगे हुए हैं, डबल लाइन है, आप देख रहे हैं, एक लाइन पर रेल जा रही है, दूसरी लाइन खाली पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, 9,322 किलोमीटर लंबा है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक जाता है, मंगोलिया, चीन और यूक्रेन तक भी इसकी कनेक्टिविटी है। अब उसके बाद आता है पार कैनेडियन रेल मार्ग, अर्थात कनाडा को पार करने वाला, ठीक है। कनाडा की यह 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, वो कितनी थी ट्रांस साइबेरियन 9,322, ये कितनी है 7,050 किलोमीटर। पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इस रेल मार्ग का महत्व प्रेयरी प्रदेश के गेहूं और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ना है। इस लाइन को कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। ये भी ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है, ये अटलांटिक तट है कनाडा का, अटलांटिक महासागर वाला, और ये प्रशांत महासागर वाला तट है। तो ये रेल लाइन भी जो है यहाँ से चलती है, ठीक है, हैलिफैक्स से चलती है और इस तरह से होती हुई विनिपेग, रेडेन, कैलगरी और यहाँ तक ये वैंकूवर तक आती है, ठीक है। अब उसके बाद में संघ और प्रशांत रेल मार्ग है।
ये संघ और प्रशांत रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, इवांस, ओगडन और संक्रामेंटो होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। यानी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक जाती है। न्यूयॉर्क अटलांटिक तट पर है और सैन फ्रांसिस्को प्रशांत तट पर है। तो ये भी काफी लंबी रेल लाइन है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, कागज, रसायन और मशीनरी है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की रेल लाइन है। ये भी पार है, ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो अटलांटिक तट पर है और सैन फ्रांसिस्को जो है वो प्रशांत तट पर है। ये देखिए, ये न्यूयॉर्क है अटलांटिक तट पर और यहां से ये लाइन जा रही है और ये सैन फ्रांसिस्को तक जाती है जो प्रशांत तट है। ठीक है, ये इस तरह से जा रही है रेल लाइन। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब ऑस्ट्रेलिया में भी एक इसी तरह का ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। ठीक है, वह भी उसके पूर्वी और पश्चिमी छोर से पूर्वी और पश्चिमी छोर तक जाता है और उत्तर से लेकर के दक्षिणी छोर तक भी जाता है। ठीक है, अलग अलग 2 रेल लाइन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर, पश्चिमी तट पर है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पर्थ है, यहां से ये आरंभ होती है और कलबुर्ली, ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा से होती हुई पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है। एक अन्य रेल उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को भी जोड़ती है। ठीक है, ये देखिए, ये है पर्थ से चलती है, ये पर्थ से, और यहां कलगुल्ली, फॉरेस्ट, पोर्ट ऑगस्टा और यहां से होती हुई ये सिडनी तक आती है। सिडनी प्रशांत महासागर का तट है और पर्थ जो है ये हिंद महासागर का तट है। तो इस तरीके से ये भी पूरी पार है। ठीक है, अब ओरिएंट एक्सप्रेस आती है। ये ओरिएंट एक्सप्रेस जो है यूरोप में है। यह लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। अब ये कई देशों की कैपिटल है। इस लाइन से समुद्री यात्रा में लगने वाला 10 दिनों का समय कुल 96 घंटे में लंदन से इस्तांबुल पहुंचा देता है। यदि समुद्र से हम ये यात्रा करेंगे तो हमें 10 दिन लगेगी, लेकिन इस ओरिएंट एक्सप्रेस से जब हम ट्रेन के द्वारा यात्रा करते हैं तो कुल 96 घंटे लगते हैं। इससे प्रमुख निर्यात पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। इसी लाइन को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हुए इस्तांबुल को बैंकॉक से जोड़ने का प्रस्ताव है। यही लाइन जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक लाने का प्रस्ताव चल रहा है, क्योंकि इस्तांबुल तक तो ये आई गई है। इससे आगे फिर ये ईरान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत और बांग्लादेश होती हुई ये बैंकॉक तक जा सकती है। ठीक है, ये है ओरिएंट एक्सप्रेस। देखिए, ये लंदन है। लंदन से पेरिस तक एक लाइन आती है जो इंग्लिश चैनल को पार करती हुई आती है। इंग्लिश चैनल यानी जो समुद्र है उसे पार करती हुई पेरिस तक आती है। पेरिस से फिर ये लाइन चलती है इस तरह से, और ये जो है यहां इस्तांबुल तक आती है ये। ठीक है, यानी यूरोप के लगभग सभी देशों को पार करते हुए आती है ये लाइन, ओरिएंट एक्सप्रेस। इसी लाइन को लंदन से लेकर के बैंकॉक तक बनाने का विचार है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश इत्यादि और आएंगे और ये बैंकॉक तक पहुंच जाएगी। अब देखिए, जल परिवहन। जल परिवहन के स्थल परिवहन की अपेक्षा अनेक लाभ हैं। इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, क्योंकि समुद्र में तो कोई रोड बनानी नहीं पड़ती।
विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं, छोटे भी चल सकते हैं, बड़े भी चल सकते हैं। दोनों छोरों पर पत्तन सुविधाएं देनी पड़ती हैं, अर्थात जहां से सामान रखा जाता है वहां पर भी और जहां सामान उतरता है वहां पर भी। जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए यह परिवहन सस्ता है। यह समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। तो जो वाहन सड़क पर चलते हैं वहां उनको घर्षण ज्यादा मिलता है, तो घर्षण ज्यादा मिलने की वजह से उनमें ज्यादा पेट्रोल खर्च होती है, पेट्रोल डीजल जो भी है वो ज्यादा खर्च होती है। इसके विपरीत समुद्र के पानी में चलने वाले जो जहाज हैं उसमें घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए वहां जो ऊर्जा के साधन है वो कम खर्च होते हैं। ठीक है, वहां कोई रोड बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल वहां दो पत्तन बनाने पड़ते हैं, एक उद्गम स्थान पर और एक गंतव्य स्थान पर, जिससे माल उसमें चढ़ाया जा सके और वहां पर माल जो है आराम से उतारा जा सके। शिप को डीजल वगैरह की ऊर्जा के साधनों की जरूरत है या खान पान की जरूरत है, तो उसके लिए भी ये सुविधा जो है पोर्ट पर होनी चाहिए। बस इतनी सी जरूरत है। जब सड़क परिवहन में क्या होता है, पहले मार्ग बनाना पड़ता है, फिर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है और उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तब उस पर वाहन चल पाते हैं। समुद्री मार्ग, महासागर सभी दिशाओं में मोड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनका कोई रखरखाव की लागत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ कोई रखरखाव की, कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होती है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थल पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन होता है, स्थूल पदार्थों का। समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। जो समुद्री परिवहन है वो स्थल और वायु दोनों जो परिवहन होते हैं उनकी अपेक्षा ये सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत राडार, बेतार के तार, नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए भी इसमें कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं शिप में। ठीक है, और उनमें उन वस्तुओं को रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि शिप जो है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, 40-50 किलोमीटर मैक्सिमम उसकी स्पीड होती है, इसलिए ये में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफी समय ले लेता है। तो इसमें जो सामान रखे हुए हैं उनके खराब होने का डर रहता है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं। टैंकरों और विशेषीकृत जहाजों ने नौ परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने नौबाहर के निपटान को सरल बना दिया है। अब क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को अपना कोई सामान किसी दूसरे देश में भेजना होता है तो वो एक कंटेनर किराए पर लेता है, कंटेनर में सामान भरता है, उसको सील करता है और उसको शिप में रखवा देता है, और वहां पर वो पार्टी उस कंटेनर को उतार लेती है। ठीक है, तो इस तरह से जो कंटेनर सुविधा है उसने भी सामान की सुरक्षा को काफी बढ़ावा दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने नौभार के निपटान को सरल बना दिया है। विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग निम्न है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये अटलांटिक में उत्तर की दिशा में चलता है। यह उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का प्रथम व्यापारिक जल मार्ग, इसे बृहद ट्रैक मार्ग भी कहा जाता है। बृहद ट्रैक मार्ग ये सबसे पहला व्यापारिक जल मार्ग है। दूसरा है भूमध्य सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। हाँ, देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग के प्रमुख पत्तन हैं। तीसरा है उत्तम आशा अंतरीप समुद्री मार्ग। यह व्यापारिक मार्ग पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वाणिज्य, कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। ये उत्तम आशा अंतरिक्ष मार्ग जो है। चौथा है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री, यह पश्चिम यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से जोड़ता है। इस पर यातायात बहुत कम है, क्योंकि इस पर देशों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इस पर यातायात भी कम है। ये देखिए,
ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। यूरो जो नहीं सॉरी, ये है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, ये वाले उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत, देखिए ये उत्तरी प्रशांत है, ये प्रशांत महासागर है और ये उत्तरी प्रशांत जलमार्ग है। वैंकूवर से याकोहामा को या होनोलुलु होते हुए याकोहामा को जोड़ता है। यह पश्चिमी अमेरिका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप को जोड़ता है। ठीक है, देखिए ये एशिया है और ये उत्तरी अमेरिका है। तो ये यहाँ वैंकूवर से चलता है और यहाँ तक सिंगापुर तक आता है, या वैंकूवर से पहले होनोलुलु आता है, फिर होनोलुलु से सिंगापुर तक आता है। ठीक है, तो इस तरह का ये जलमार्ग है। ये ऑस्ट्रेलिया है, होनोलुलु से प्रशांत महासागर में होते हुए सिडनी के लिए, ऑकलैंड के लिए, मेलबोर्न के लिए भी मार्ग है। यहाँ से फिर ये दक्षिण अफ्रीका के होते हुए फिर ये यहाँ पर उत्तमाशा अंतरीप है, यहाँ से होते हुए ये फिर दोबारा से एशिया जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी गोल है। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, यह पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में अनेक द्वीप से मिलता है। इससे हांगकांग और इंडोनेशिया पहुंचा जाता है। होनोलुलु इस मार्ग पर प्रमुख पत्तन है। ये है, ये वाला, ये पनामा नहर में होते हुए क्रॉस होता है और ये यहां तक जाता है। ठीक है, लंदन से लेकर के आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया तक जाता है और ऑस्ट्रेलिया से फिर आगे ये एशिया तक जाता है। नौ परिवहन नहरें, स्वेज नहर, 1869 में इस नहर का निर्माण भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया है। लिवरपूल से कोलंबो के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। इस नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। इसे पार करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। अर्थात ये थल भाग था, दो सागरों के बीच, एक भूमध्य सागर, एक लाल सागर, उनके बीच में एक थल भाग पड़ता था। उस थल भाग को काट करके यह नहर निकाली गई और इस नहर को निकालने से अब पूरे अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। ये देखिए, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। तो इस क्षेत्र को काटा गया और यहां से ये नहर निकाली गई। 10 से 12 जो है किलोमीटर, 160 किलोमीटर लंबी ये नहर जो है निकाली गई है और ये मिस्र के अधिकार में है, क्योंकि मिस्र ने ही इसको निकाला था। और ये पनामा कैनाल है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो बीच का छोटा सा भाग था, ये वाला भाग, इसको काट करके ये नहर निकाली गई है। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है और उसकी कितनी थी, 160 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर लंबे गहरे कटान है। इस नहर में कुल 6 जलबंध हैं जो 26 मीटर ऊपर एवं नीचे समुद्र को आपस में मिलाते हैं। नहर के बनने से 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। यह दक्षिण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 72 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर गहरी है। इसमें जो अटलांटिक महासागर है वो और प्रशांत महासागर का जो समुद्र तल है उसमें 26 मीटर का अंतर है। इसलिए उस 26 मीटर के अंतर को पार करने के लिए इसमें 6 जलबंध बनाए गए हैं। तो कोई भी जलयान जब जाता है तो उन 6 जलयानों, उन 6 जो जलबंध होते हैं उन्हें पार करता हुआ जाता है। ठीक है, तब आराम से वो वहां तक पहुंच पाता है। इसके साथ ही निकारागुआ कंट्री ने भी एक नहर निकाली है, जिसे निकारागुआ नहर कहते हैं। यह नहर निकारागुआ ने अपने देश के अंदर होकर निकाली है। इसकी लंबाई 280 किलोमीटर है। इसका निर्माण 2018 में पूरा हो गया और इसमें 2,50,000 टन के शिप जा सकते हैं। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी पनामा की अपेक्षा 1 दिन कम है, यानी पनामा नहर से भी ये जो है शॉर्ट है, इसमें 1 दिन कम लगता है। अब आंतरिक जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग उन स्थानों पर परिवहन का प्रमुख साधन है। यहाँ नदी चौड़ी, गहरी एवं गाद से मुक्त होती है। जहां पर नदी चौड़ी, गहरी और गाद से मुक्त होती है उसी जगह को नदी के को जलमार्ग बनाया जाता है। इस तरह से ये पार्ट 2 जो है पूरा होता है। ठीक है, आशा है आपकी समझ में आया होगा और आपने इसको लाइक कर दिया होगा। अगला जो भाग है पार्ट 3 इस लेसन का, वो अगले सत्र में पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।